हीना वॉइस में आपका स्वागत है। सब लोग जैसे उसके सामने बौने हो गए थे। ऐसा नहीं था कि उसने इन सब लोगों के सामने खुद को ऊंचा साबित करने का प्रयत्न किया हो या फिर वह जानबूझकर इन सब लोगों को नीचा दिखाना चाहती हो। यह सब तो बस अप्रत्याशित ही हो गया था। वह इन सब लोगों के सामने थी ही क्या? कहाँ ये बड़े मकानों में रहने वाले पढ़े लिखे बड़े लोग, और कहाँ वह उसे बड़ी आशा थी कि संदीप की शादी में उसे कम से कम एक अच्छी धोती तो ज़रूर मिलेगी। वह कई बार कह भी चुकी थी, भाभी संदीप की शादी कब कर रही हो। सुनकर सरस्वती को गुस्सा ही आता। उससे अधिक इस जमादारनी को उसके बेटे की शादी की चिंता है। जब भी अपने पैसे लेने आती है, संदीप की शादी का जिक्र ज़रूर छेड़ती है। कई बार तो उसने बसंतो से कह भी दिया था, संदीप की शादी की तुझे बहुत चिंता है बसंतो। उसकी शादी किसी ऐरे गैरे से तो कर नहीं दूंगी। बहुत सुंदर लड़की मिलेगी करूंगी। आखिर इंजीनियर है मेरा बेटा। बसंतो बेशर्मों की तरह हंसकर बोली, सो तो है भाभी, चांद जैसी दुल्हन लाना। और मैं भी इस बार नेक में अच्छी सी साड़ी लूँगी, याद रखना। इसी बात पर कुर्ती है सरस्वती। जब देखो मुँह बाए रहती है। पर वह कुछ बोली नहीं, मुंह बनाकर अंदर चली गई। बसंतो भी अब वहाँ रुकी नहीं। अभी बहुत जगह का काम बाकी रह गया था। सरस्वती बसंतो से कई बार कह चुकी थी कि तुझे बहुत चिंता है बसंतो। सरस्वती ने कई लड़कियां देखने के बाद आखिर एक जगह संदीप की शादी तय कर दी थी। लड़की पढ़ी लिखी, सुंदर और सुशील थी। शादी तय होते ही तैयारियां भी शुरू हो गई। पहले मकान की लिपाई पुताई हुई, फिर बाजार से खरीदारी शुरू हो गई। बहू के लिए जेवर कपड़े लेने थे। लड़कियों और दोनों दामादों के लिए भी साड़ियाँ और सूट के कपड़े लेने थे। सारी तैयारियां भारी उत्साह से हुई। शादी में भी जी खोलकर खर्च किया गया। बहू जब घर में आई तो शानदार रिसेप्शन भी रखा गया। सब लोग बेहद खुश थे। जब शादी की गहमा गहमी खत्म हो गई, तब बसंतो ने अपनी साड़ी की याद दिलाई। भाभी साड़ी अच्छी होनी चाहिए इस बार, ऐसी वैसी साड़ी नहीं लूँगी। अरे ज़रा चैन तो लेने दे, देखती नहीं कितना काम पड़ा है घर में। सारा घर अस्त व्यस्त है। सारा घर वाकई अस्त व्यस्त ही पड़ा था। सरस्वती सोच सोचकर परेशान हो रही थी कि ये सारा काम कैसे निपटेगा। नई बहू मुक्ति और संदीप हनीमून पर निकल गए थे। पति ने भी आज से ऑफिस जाना शुरू कर दिया था। दोनों लड़कियां भी अपने अपने घर चली गई थी। उत्साह ही उत्साह में वह 4 दिनों तक लगातार काम में लगी थी। उसी समय तो कुछ मालूम नहीं पड़ा, पर अब उसका अंग अंग दर्द कर रहा था। वह चाय का एक कप लेकर बरामद में बैठी ही थी कि बसंतो ने गेट खोलकर अंदर प्रवेश किया। उसे देखते ही वह कुड़ गई। आ गई फिर से दिमाग चाटने। कल ही तो पूरी कचौड़ी और ढेर सारी मिठाइयाँ ले गई थी, अब फिर से साड़ी का पचड़ा लेकर बैठ जाएगी। उसका यही रवैया तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। भाभी गए सब रिश्तेदार? उसने वहीं बैठते हुए पूछा। हाँ सब गए, दोनों बेटियां भी चली गई। हाँ वे भी गई। भाभी अब कुछ दिन तो बहुत खाली खाली सा लगेगा। हाँ वो तो है। भाभी मैं कह रही थी कि अब मुझे भी निपटा देती क्यों? कल तू पूरी कचौड़ी और ढेर सारी मिठाइयाँ नहीं ले गई? वह तो ठीक है भाभी, मिठाई तो तुमने भरपूर ही दी, उसकी शिकायत भी नहीं कर रही मैं, लेकिन मेरी साड़ी भी दे देती। बसंतो क्यों दिमाग खाए जा रही है? तू देख नहीं रही है कि घर कैसा कबाड़ खाना बना पड़ा है? अब घर ठीक करूं या तेरे लिए साड़ी लेने बाजार जाऊं? देखती रह गई बसंतो। तो अभी तक उसके लिए साड़ी आई ही नहीं है। क्या उसके लिए ही साड़ी लाने का ध्यान नहीं रहा? वह बड़बड़ाने लगी। वाह भाई, ये क्या बात हुई? भला मैंने तो पहले से ही कह रखा था
कि संदीप की शादी में एक अच्छी सी साड़ी लूँगी। बोलो भाभी, कहा था कि नहीं? तो मैं मना कहाँ कर रही हूँ, दूंगी साड़ी। पर अभी तू जा, तुझसे झकझक करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। अभी बहुत से काम करने हैं। अब बसंत तो कर भी क्या सकती थी, मन मार कर रह गई। पर जाते जाते यह ज़रूर कह गई, मैं 3-4 दिन बाद फिर आऊँगी भाभी, मेरे लिए साड़ी ज़रूर मंगवा लेना। सरस्वती कुछ ना बोली और ना ही उसने साड़ी मंगवाई। बसंत तो कई बार आई और हर बार उसके हाथ निराशा ही लगी। वह कभी चुपचाप तो कभी बड़बड़ाती हुई लौट गई। पर सरस्वती को साड़ी नहीं देनी थी सो नहीं दी। किस बात की साड़ी? काम करती है तो उसके पैसे लेती है, मेहरबानी तो कर नहीं रही है। बात आई गई हो गई, महीनों बीत गए, साड़ी की बात आई गई हो गई। मुक्ति गर्भवती थी, उसे 4था महीना चल रहा था। पहली बार माँ बनने जा रही थी, इसलिए उसकी खूब देखभाल की जा रही थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि एक दुर्घटना घट गई। मुक्ति बाथरूम में नहाने जा रही थी कि अचानक फिसल गई और पेट के बल गिर पड़ी। खून की धार बह चली। सब लोग घबरा गए। फौरन एम्बुलेंस मंगवाकर उसे नर्सिंग होम ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा कि फौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा। मुक्ति को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया था। तभी एक और परेशानी खड़ी हो गई। डॉक्टर ने ऑपरेशन थिएटर से निकलकर कहा, मरीज को खून चढ़ाना पड़ेगा। आप में से किसी का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है। सबका ब्लड चेक किया गया, पर किसी का भी ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव नहीं निकला। डॉक्टर ने कहा, आप शीघ्र ही ओ पॉजिटिव ग्रुप के खून का इंतज़ाम करिए। मैंने ब्लड बैंक में फ़ौरन बात किया, पर वहाँ भी इस ग्रुप का खून उपलब्ध नहीं था। और जिन 2 ओ पॉजिटिव वाले व्यक्तियों को मैं जानता हूँ, दुर्भाग्य से वे भी बाहर से गए हुए हैं। अब आप लोग ही अपने परिचितों में कोशिश कीजिए। संदीप और उसके पिताजी भागदौड़ करने लगे। अपने स्थानीय रिश्तेदारों तथा दोस्तों को फ़ोन किया, मगर ओ पॉजिटिव खून किसी का नहीं निकला। जिसका था भी वे चुप कर बैठ गए। वे सब तरफ से निराश हो चुके थे कि तभी बसंतो उधर से गुजरी। उसका घर अस्पताल की तरफ ही था। सरस्वती को अस्पताल के बाहर बेचैनी से टहलते हुए देखकर उसने पास आकर पूछ लिया, भाभी क्या बात है, कोई बीमार है? सरस्वती रुआंसी हो गई। उसने सारी बात उसे बता दी। सारी बातें सुनकर बसंत तो बोली, भाभी रो मत, मैं तो अनपढ़ हूँ, पर एक बार मेरे लड़के को खून की ज़रूरत पड़ी थी तो मैंने अपना ही खून दिया था। डॉक्टर शायद कुछ ओ ग्रुप के कह रहा था। सरस्वती को कुछ आशा बंधी, तुरंत उसे लेकर डॉक्टर के पास पहुंची। उसका खून चेक किया गया तो ओ पॉजिटिव ही निकला। सबकी जान में जान आई। तुरंत डॉक्टर ने उसका खून लेकर मुक्ति को चढ़ाया। मुक्ति का ऑपरेशन कर दिया गया। कुछ दिन नर्सिंग होम में रहकर वह घर लौट आई। घर के सब लोगों ने मिलकर तय किया कि बसंतो को खून देकर मुक्ति की जान बचाई है, इसलिए उसे एक साड़ी और 500 रुपये दिया जाना चाहिए। दूसरे दिन जब बसंतो साफ सफाई करने आई तो सरस्वती ने उसे रोक लिया और अंदर से साड़ी और रुपए लाकर उसके सामने रख दिए। बसंतो साड़ी और रुपए देखकर पहले तो खुश हुई, परंतु शीघ्र ही उसके चेहरे पर उदासी छा गई। भाभी क्या तुम मेरे खून की कीमत दे रही हो? ये सुनकर सरस्वती चौंकी। उसे इस प्रश्न की बिल्कुल सपने में भी आशा नहीं थी। वह तो सोच रही थी कि साड़ी के साथ रुपए भी पाकर बसंतो खुशी से उछल पड़ेगी। नहीं नहीं बसंतो, तुम ही तो कितने दिनों से साड़ी मांग रही थी। सच मुझे फुर्सत ही नहीं मिल पा रही थी। कल बाजार गई थी तो साड़ी की याद आ गई। भाभी यह साड़ी अगर तुम
1-2 महीने बाद देती तो शायद मैं तुम्हारी बात सच भी मान लेती। इतने दिनों तक तुमने साड़ी की याद नहीं आई और आज तुम साड़ी के साथ रुपए भी दे रही हो। ना भाभी ना, मेरा खून बेचने के लिए नहीं है। नहीं, तू गलत समझ रही है बसंतो। सरस्वती ने उसे समझाने का सफल प्रयास करते हुए कहा। भाभी, मैं इतनी मूर्ख नहीं हूँ। तुम अमीर लोग हर बात को रुपयों से क्यों तोलते हो, मेरी तो समझ में ही नहीं आता। भाभी, तुम ऊंची जाति के लोग तो हम लोगों के दुख सुख में शामिल नहीं होते, पर कम से कम हम लोगों को तो अपने दुख सुख में शामिल होने दो। सुख में ना सही तो कम से कम दुख में ही सही। सरस्वती हतप्रभ खड़ी थी और बसंतो कहे जा रही थी। भाभी, हम लोग तुम लोगों का मैला धोते हैं और तुम लोग पैसा देकर सब हिसाब बराबर कर लेती हो, लेकिन पैसे से क्या हिसाब बराबर होता है। भाभी, मैं यदि तुमको 4 गुना अधिक पैसा दूं, तो क्या तुम मेरे घर का मैला धोने के लिए तैयार हो जाओगे? बोलो भाभी। सरस्वती चुपचाप खड़ी रही। भाभी, हम लोग आप लोगों के घर की गंदगी साफ करते हैं, शहर को साफ सुथरा रखते हैं, लेकिन आप लोग हम लोगों को ही सबसे गंदा समझते हैं। ऐसा क्यों है भाभी? सरस्वती को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और क्या कहे। वह एक पत्थर की मूरत सी खड़ी रही। बसंतो बाहर जाने के लिए खड़ी हो गई थी। साड़ी और रुपए जैसे कि तैसे रखे थे। सरस्वती का मन ना जाने कैसा हो रहा था। उसकी इच्छा हो रही थी कि वह बसंतो को रोककर उसके पैरों पर गिर पड़े, लेकिन वह डर रही थी कि ऐसा करने से कहीं बसंतो का और अधिक अपमान ना हो जाए। वह वहीं जड़ सी खड़ी रही। बसंतो गेट से बाहर जा चुकी थी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।